हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कल 8 जनवरी को वार्ता हुई, टॉक हुई, लेकिन वो टॉक फेल हो गई क्योंकि फार्मर्स जो जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रही है, और जिस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है उसके लिए फार्मर्स एग्री नहीं हो रहे हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया तो जुडिशरी को ये पावर है, कोर्ट को ये पावर है कि उस पॉलिसी को, उस लॉ को वो एग्जामिन कर सके। लेकिन फार्मर्स इस चीज से अनहैप्पी हैं। उन्होंने ये बोला है कि पॉलिसी से इश्यूज जो भी होते हैं ना, पॉलिसी और लॉ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट किसी भी लॉ की वैलिडिटी जांच करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो ये इस चीज से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा और जो भी बात सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको फॉलो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद में जो 11 तारीख को बोला गया है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद में 15 तारीख को दोबारा इनकी मीटिंग होगी, फार्मर्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट जो न्यूज है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के है। हमारे जो पीएम है वो हर स्टेट के साथ में क्या करने वाले हैं, हर स्टेट के जो सीएम हैं उनके साथ में करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और उसके थ्रू जो हम वैक्सीनेशन का जो रोल आउट करने वाले हैं वैक्सीनेशन को, उसके लिए डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि देखो, जब रोल आउट करने से पहले जब ड्राई रन किया जा रहा था तो ड्राई रन करने के समय में बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारी कंसर्न्स बताए थे। जैसे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स ने कंसर्न बनाए थे कि सॉफ्टवेयर के आधार पर, सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड इश्यूज, ये सारे इश्यूज थे जिससे जब हम ड्राई रन किया जा रहा था तो उस समय स्टेट्स को परेशानी आ रही थी। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को। पहले उसका किया गया है ड्राई रन। अब देखो, ड्राई रन और रोल आउट, ये 2 वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं। तो ड्राई रन का अर्थ होता है कोई भी चीज उसका पूर्वाभ्यास करना होता है ड्राई रन, और रोल आउट करना होता है किसी नई चीज को इंप्लीमेंट करना, उसकी शुरुआत करना, बिगिनिंग करना। तो वैक्सीन का जब ट्रायल किया जा रहा था उसको बोलते हैं ड्राई रन, और जो रोल आउट सबको लगाई जाएगी, जब उसको स्टार्ट किया जाएगा तो उसको बोल रहे हैं रोल आउट। तो इसके लिए बोला गया है कि अब पीएम इस चीज से बात करेंगे कैसे हमको एक प्रोसीजर के थ्रू सारी जो वैक्सीन है सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो न्यूज है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर है जकी उर रहमान लखवी, उसको 5 साल की सजा सुना दी है। क्यों? कारण क्या था? कारण ये माना जा रहा है कि वो टेरर को फाइनेंस करते थे, मतलब पूरे वर्ल्ड में टेरर को फैलाने के लिए वो पैसा देते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे। देखो, ये तो बोल रहा है पाकिस्तान, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। फरवरी महीने में एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इसको स्टार्ट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। बाद में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को, टेररिज्म के लिए जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको भी इंक्लूड इसमें कर लिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य थे ना, टारगेट, उसमें फिर इनको भी फिक्स कर दिया गया। किसको? टेरर फाइनेंसिंग को। तो देखो, 1989 में बनी एफएटीएफ। अब उस एफएटीएफ ने पाकिस्तान को डाल रखा है ग्रे लिस्ट में। अब एक ग्रे लिस्ट क्या होती है? 1989 में बन गया था एफएटीएफ, ये पता चल गया। 2000 से एफएटीएफ 2 लिस्ट फॉलो करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। कोई भी देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, पहले उसको थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उसको डाला जाता है ग्रे लिस्ट में। अब या तो वो देश सुधर जाता है, अपने जो भी काम कर रहा था उसको बंद कर देता है, तो कुछ समय के बाद में जब दोबारा मीटिंग होती है तो उस देश को निकाल दिया जाता है उस लिस्ट से, नॉर्मल देश की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उसके ऊपर जो लगाए गए थे ना, जो प्रतिबंध, जो बैन लगाए गए थे, वो ज्यादा इंक्रीज कर दिए जाते हैं और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ऐसा ही पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को डाला गया है ग्रे लिस्ट में। अब
फरवरी में मीटिंग होगी FATF की। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उससे पहले अगर आपने टेरर के लिए कुछ काम नहीं किया, टेरर से संबंधित जो लोग हैं उनको अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया, तो हो सकता है कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो ज्यादा कड़े हो जाएं। इसी का वजह माना जा रहा है, पूरा वर्ल्ड, इंडिया स्पेशली इस चीज को इसी तरीके से देख रहा है कि FATF की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यूके में नया स्ट्रेन मिला है, उसको लेकर के है कि अब 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारे इंडिया में बैन लगा दिया गया था कि यूके से कोई भी फ्लाइट हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। कल 8 जनवरी को यूके से फ्लाइट हमारे यहाँ पर आई है और ये बोला गया है कि अगर एयरपोर्ट पे व्यक्ति की जांच की जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा, अगर नेगेटिव है तो फिर भी उसको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो फिक्स किए गए हैं वहाँ 7 दिन क्वारंटीन होना होगा, उसके बाद में 7 दिन अपने घर में क्वारंटीन होना होगा। क्योंकि देखो यूके में जो सेकंड वेव है वो बहुत खतरनाक फैल रही है और उस वेव का जो नया स्ट्रेन आया है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो संचरण क्षमता है ना उस स्ट्रेन की वो बहुत ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा है। उसका रिप्रोडक्शन नंबर 1.5 टू 1.7 तक है। अब रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन नंबर ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितनी जल्दी वो रोग फैल रहा है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। तो अगर 1 से कम होता है रिप्रोडक्शन नंबर तो उसको माना जाता है कि उसको हम इजीली क्या कर लेंगे, मतलब नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नंबर 1 से ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना होगा कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करना होगा। इसमें पहले तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई है कि देखो असम में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास में जो वेपन्स हैं वो वेल इक्विप्ड है, इसी की वजह है कि कोई भी पोचर्स उनके पास भी नहीं फटक सकता। लेकिन कंपैरिजन किया जाए मध्य प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों से, तो उन राज्यों में जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनकी हालत बहुत कम है, उनको सिर्फ वेपन्स के नाम पर सिर्फ लाठी दी जाती है। तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि इनके ऊपर उनको काम करना होगा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि देखो आपको सारे स्टेट्स के लिए एक पॉलिसी हो, सभी स्टेट्स के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो उनके लिए एक गाइडलाइंस बनाई जाए, उनको सभी को समान तरीके से ट्रीट किया जाए। दूसरा काम क्या करना है कि देखो जैसे सिटी में पुलिस होती है हमारी रक्षा करने के लिए, वैसे ही फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। जब पुलिस को कोई प्रॉब्लम आती है तो पीछे से उनको कोई सहारा देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो तो जंगल में अकेले होते हैं, तो उनको भी सहारा देने के लिए जो हमारी फोर्सेज है वो उनसे क्या होनी चाहिए, अलाइड होनी चाहिए। उनका असिस्टेंट, हमारी फोर्सेज का असिस्टेंट प्राप्त होना चाहिए फॉरेस्ट ऑफिसर को, जैसे CBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनका असिस्टेंस प्राप्त होना चाहिए। सेकेंड, इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको एक तो बुलेट प्रूफ वेस्ट, क्योंकि जो पोचर्स होते हैं ना वो ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी बंदा उठ के पोचिंग करने आ जाएगा वाइल्ड एनिमल्स का, उसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इस कारण से उन लोग पोचर्स जो लोग होते हैं उनके पास में अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे वेपन्स होते हैं, इसलिए हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ वेस्ट उपलब्ध करवाए जाए, व्हीकल्स उपलब्ध करवाए जाए और वेपन्स उपलब्ध करवाए जाए। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ईडी है, ईडी को जो हमारे प्रवर्तन निदेशालय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक अलग से विंग बनाई जाए इन पोचर्स से निपटने के लिए, क्योंकि काफी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस काम में लोगों के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आर्मी से रिलेटेड है। एक देखो एक स्टडी आई है, उसमें एक ये स्टडी की है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ये एक सर्विस थिंक टैंक है। उसने माना है कि हमारे इंडिया की जो इंडियन आर्मी है उसके आधे से ज्यादा जो कार्मिक हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसी की वजह से देखा जा रहा है कि हर साल जो सुसाइड है, जो फ्रेस्टिसाइड है और इसके अलावा जो बाहर जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं आर्मी की वजह से वो उसी का कारण है। तो इस स्ट्रेस से निपटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ढंग से काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो एक सेकेंड, हाँ यूएस से लेकर के है। देखो यूएस में नए राष्ट्रपति बन गए हैं, वहां की कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, उसने बोल दिया है कि हमारे जो नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। अब जैसे ही ये बात पता चली तो ट्रंप के जो समर्थक हैं उन्होंने
वहां पर क्या कर दिए, प्रोटेस्ट कर दिए, दंगे कर दिए। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पावर जब भी एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो ना, तो पीसफुल होनी चाहिए। स्पेशली जो डेमोक्रेसी होता है उनके लिए ये चीज सही होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वैक्सीन को लेकर के है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वैक्सीन को लेकर के है। इस आर्टिकल में एक देखो, एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विनीता पाल, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में ये पोस्टेड है। इन्होंने एक बात बोली है कि हमारे यहाँ पर 2 वैक्सीन को अप्रूवल तो दे दिया, एक कोविशील्ड और एक दिया है कोवैक्सीन को। देखो कोविशील्ड के जो एफिकेसी डाटा है ना, वो हमारे इंडिया में काम ही नहीं किए। मतलब थर्ड जो ट्रायल हुआ था वो अपने डाटा प्रस्तुत किए हैं कोविशील्ड ने। जो कहाँ काम किया गया, थर्ड फेज का जो ट्रायल किया गया था ना, वो ब्राजील और यूके में। उन्हीं डाटा को यहाँ पर पब्लिश करवा दिया गया जब वो अप्रूवल ले रही थी DCGI से। अब ये क्यों किया ऐसा उसने, क्योंकि जो कोविशील्ड बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। तो उन्होंने एक बात बोली है कि सेम उसी तरीके का हमारा ये वैक्सीन है, तो जो उनके डाटा हैं वो हमारे हैं। तो इसीलिए जो वहां की जो वैक्सीन थी उसके एफिकेसी डाटा प्रस्तुत कर दिए हैं कोविशील्ड ने। और दूसरी जो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसने तो अपने फेज 3 के अभी डाटा ही प्रस्तुत नहीं है, कोई एफिकेसी डाटा ही पब्लिश नहीं किए हैं। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि वैक्सीन जो अप्रूवल होता है ना, वो 5 से 10 साल का एक प्रोसीजर होता है। हाँ, माना जा रहा है कि जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए हमें फटाफट उसका कोई ना कोई एक अल्टरनेट चाहिए ताकि इससे निपटा जा सके, और जो पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन के फेज से गुजरा है उससे बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी एफिकेसी डाटा के ही वैक्सीन को क्या कर दोगे, अप्रूवल दे दोगे। और ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल बोला है उन्होंने, डॉक्टर विनीता बाल ने। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बर्ड फ्लू को लेकर के है। स्टार्टिंग में हमारे इंडिया में जो बर्ड फ्लू है वो हमारे इंडिया के 4 स्टेट्स में फैला था, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अब लेकिन 6 स्टेट्स में कंफर्म हो गया है, हरियाणा और गुजरात, 2 अन्य स्टेट्स इसमें और इंक्लूड हो गए हैं। देखो जो बर्ड फ्लू है उसके बारे में ये बोला जाता है कि अभी ह्यूमंस को जो इफेक्ट करता है उसका ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ म्यूटेशंस हो, जो भी एवियन इन्फ्लुएंजा है उसमें कुछ म्यूटेशन हो उस वायरस के, और वो म्यूटेशन से जो नया वायरस बने वो ह्यूमन को इफेक्ट करे, और ये माना जाए कि ह्यूमन तो इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसी के लिए पहले से ही इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। जो भी बर्ड्स मर रहे हैं उनका सही ढंग से उनका डिस्पोजल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है, यूपी में देखो एक वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के कुछ लोगों ने एंडेंजर्ड डॉल्फिन को मार दिया है। देखो एंडेंजर्ड जो कोई भी एनिमल होता है उसको मारना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको पनिशेबल होता है। तो ये भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, और इसी कारण से इसके अंडर भी अगर उनको मारा गया है, कारण अभी पता नहीं है, अगर उनको मारा गया है तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अभी अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एक्वेटिक मैमल्स है डॉल्फिन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए क्या किया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यूएस से रिलेटेड ही है। देखो यूएस ने अपने H1B वीजा का जो पहले प्रोसेस था उसको, सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर दिया है। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन देखो खत्म होने वाला है 20 जनवरी को। वहां के नए राष्ट्रपति क्या ले लेंगे, ओथ ले लेंगे। उसके उन्होंने एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने H1B वीजा का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको मॉडिफाइड किया है। पहले जो इसका जो वीजा देने का था वो था लॉटरी प्रोसीजर, लेकिन अब इसमें बोला गया है कि सैलरी और स्किल को प्रायोरिटी दी जाएगी जब आपको वीजा ये दिया जाएगा। देखो यूके बेस्ड जो फर्म है वो बहुत सारे अपने एम्प्लॉय बुलाती है वहां पर, फॉरेन वर्कर्स को, स्पेशली किसके लिए, वहां पर काम करने के लिए, और स्पेशली इंडिया और चाइना से ज्यादातर लोग वहां जाते हैं। तो अब H1B जो वीजा है जो भी फाइल करेगा उसका सैलरी देखा जाएगा, उसको कितनी स्किल्स है उसके आधार पर उसको वहां पर अप्रूवल दिया जाएगा। जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं यूएस में। अब उन्होंने अपने साउथ एशिया वाले जो रीजन है उसके ऊपर काम करने के लिए एक नया
अपना असिस्टेंट नियुक्त किया है उस एरिया में, उनका नाम है सुमोना गुहा। और ये जो सुमोना गुहा है वो लिसा कर्टिस की जगह लेंगी। लिसा कर्टिस ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वहां पर काम कर रही थी साउथ एशिया वाले रीजन में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट का 3rd एडिशन किया है। जब से कोविड-19 फैला है, चाइना साउथ एशिया वाले जो कंट्रीज हैं उनके साथ में रेगुलर मीटिंग कर रहा है। स्टार्टिंग में उसकी मीटिंग जो हुई थी वो जुलाई के टाइम हुई थी और उसमें पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान इन स्टेट्स ने ही, इन कंट्रीज ने ही भाग लिया था। जो सेकंड मीटिंग हुई उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश और भाग ले रहे थे, और जो 3rd मीटिंग हुई है उसमें इन 5 ने भाग लिया है। इंडिया ने, भूटान ने और मालदीव, इन तीनों जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, इन्होंने क्या किया है, क्विट किया है इस वर्चुअल मीटिंग को। देखो चाइना चाहता है, चाइना ने जो मेन अपना टारगेट रखा है इस मीटिंग का वो तो ये था कि देखो कोविड-19 की वजह से सभी लोग परेशान हैं, तो इस तरीके का एक प्रोसीजर बनाया जाए कि सभी लोग कोऑपरेट होके जो भी चैलेंज आया है उसको हम क्या कर सके, जीत सके। लेकिन इसका जो अदर रीजन है, मेन रीजन तो उसने ये बताया, लेकिन अदर रीजन ये है कि चाइना ये चाहता है कि जो साउथ एशिया है उसमें उसकी रीच बढ़े। जैसे चाइना ने एक अपना जो इंटेंशन बताया है वो ये है कि CPEC का वो एक्सटेंशन चाहता है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो चाहता है कि अब अफगानिस्तान तक इसको क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को नेपाल के साथ में एक्सटेंड करना चाहता है। इसके अलावा इससे क्या चल रहा है, इसके लिए काम चल रहा है, बातचीत चल रही है नेपाल के साथ में। जो नेपाल के साथ में जो होगा ना, जो प्रोजेक्ट होगा उसको बोला जाएगा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो देखो डायरेक्ट जो उनका एम है वो तो उन्होंने बोला है कि हम कोविड-19 से लड़ना चाहते हैं और साउथ एशिया के सारे कंट्रीज एक साथ इकट्ठे होके इसके खिलाफ लड़े। लेकिन उनका जो साइड जो रीजन है, साइड जो टारगेट है वो बिल्कुल अलग है। वो इंडिया को चारों तरफ से चाइना घेरना चाहता है, इसीलिए वो साउथ एशिया जो रीजन है उसमें अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस की। ओके, थैंक यू।